नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च निर्मल बॉन्ड से। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के। और मनोज कुमार जैन हैं, डायरेक्टर है हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट के। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आज कुणाल सोदानी जी भी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है शिन्हन बैंक के ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर एफएक्स एंड रेट्स ट्रेजरी से। आपका भी कुणाल स्वागत है। सबसे पहले रुपए की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि रुपया आज फिर से नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। $1 का भाव 83 रुपये 20 पैसे के नए निचले स्तर तक पहुंच गया है। महीने भर में 4% से ज़्यादा की गिरावट रुपए में आ चुकी है। इस साल 10.5% तक की कमजोरी अब तक रुपया दिखा चुका है। क्या और कितनी गिरावट बढ़ेगी, कुणाल जी बताइए, कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? कुणाल सोदानी जी। कुणाल सोदानी जी, आपसे मेरा सवाल था, रुपए में यहां से और कितनी गिरावट की संभावना है? क्या 84 के भी पार निकल जाएगा क्या रुपया? मुझे लग रहा है कि 83-80 तक यहाँ से स्पेस बनती है। कपल ऑफ रीजंस। कल की अगर बात करें तो कल तो मैसिव आउटफ्लोज थे ऑयल एंड पीएसयू गैस कंपनीज के, जिसके वजह से थिन लिक्विडिटी के वजह से वो एक रैली हमने देखी, क्योंकि काफी स्टॉप लॉसेस 8250 8260 के आसपास ट्रिगर हुए। बट कल की बात अगर हम साइड पर रखें और अगर ओवरऑल बात करें तो एक 8160 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 8380 की तरफ मुझे स्पेस लगती है। 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से देखना कि डॉलर इंडेक्स की अगर पहले बात करें तो 110.50 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाइम एंड अगेन डॉलर इंडेक्स दिखा रहा है, और वापस टूवर्ड्स 113 की तरफ बढ़ता हुआ बार बार दिख रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 114.70 तक डॉलर इंडेक्स में स्पेस है। अगर मैं डॉलर येन को देख रहा हूँ 150 के आसपास सस्टेन कर रहा है, मुझे लग रहा है डॉलर येन 150 तक जा सकता है। सेकंड कंसर्न मुझे लगता है कि ब्रेंट क्रूड प्राइसेस, बिकॉज अगर हम देख रहे हैं कि ब्रॉडली $90-95 के बीच में वो सस्टेन कर रहा है, बट अगर यहाँ से थोड़ा सा स्पाइरल इम्पैक्ट दिखता है अबव $98-99 पर बैरल, तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर्स पे एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, जिसका इम्पैक्ट हम ऑब्वियसली डॉलर रुपी पेयर पे भी देख सकते हैं। तीसरी बात, चाइनीज युआन मैंने हर बार हाईलाइट किया, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज 2008 के लो पे चाइनीज युआन ट्रेड कर रहा है। अगर डॉलर युआन पेयर की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है 740 की तरफ। ब्रॉडली अगर मैं इन तीन रीजंस को देखूं, और चौथा 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड जो ऑलमोस्ट 4.10 प्लस लेवल्स पे है, जो रेट हाइक तो डिस्काउंट कर रहा है, बट समवेयर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिकॉज ऑफ कमोडिटी राइजिंग और यहाँ पे बन सकता है। तो अगले 3 महीने दिसंबर एंड तक थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे रह सकता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, नॉट ओनली यूक्रेन एंड रशिया की बात करें, बट यूके पॉलिटिक्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर हम डॉलर इंडेक्स एज एन ब्रॉड पिक्चर की बात करें तो। ओवरऑल 8160 एक अच्छा बेस बन रहा है डॉलर रुपी के लिए, और 8380 तक यहाँ पे मुझे लगता है फर्दर स्पेस बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया कुणाल, आपने वक्त निकाला। आपको लग रहा है कि आगे भी कमजोरी की संभावना बरकरार है। कुणाल शाह जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि 84 का लेवल रुपया जल्द पार कर लेगा? जल्द ऐसा नहीं कर सकते, टारगेट हाई है, डिफिकल्ट है टाइम करना, बिकॉज इंटरनेशनली मनी मार्केट में क्या हो रहा है उसके ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। अगर आप यूएस का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे, दोनों बढ़ना चालू हो गया है। 2 ईयर इज ऑलमोस्ट एट 4.4 4.5। बेस केस सिनेरियो इज कि एक बार पैनिक में 5% टेस्ट कर ले, वहाँ पे वर्स्ट विल बी प्राइसिंग। जब ये इवेंट प्लान आउट होता है, जब ये होता है कि और यहाँ से बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, तो एक लेवल तो रुपी एक बार पैनिक में मुझे लग रहा है 84 वो टाइम पे टेस्ट करेगा। अंडरटोन वीक है रुपी का। RBI intervention we have not seen so far, but if there is a rapid depreciation, I'm pretty sure RBI will again try to intervene the market. फिलहाल बायसनेस टूवर्ड्स 84 का है, ऐसा मेरा व्यू है। बहुत ज़्यादा कमजोरी 84 से नहीं लग रही है, पर 84 एक बार टेस्ट करेगा। चलिए, अब करेंसी के बाद गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत जहां से हुई थी वहां से रिकवरी दिखी है, लेकिन एक रेंज में ही है। क्या लग रहा है मनोज जी? गोल्ड 50,300 के ऊपर 100 रुपये की तेजी है। हालांकि दिन के निचले स्तरों से शुरुआत के लेवल से देखें तो करीब करीब 200 रुपये तक की रिकवरी आई है।
क्या लग रहा है आज क्या करना चाहिए यहाँ पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर गोल्ड की बात करें तो अंडरटोन थोड़ा सा कमजोर है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। और हमने देखा था कि कल कीमतें जो है 3 सप्ताह के निचले स्तरों पर फिसल गई थी। अभी अगर हम जो रिसेंट 2 ईयर लोज बने थे उसके काफी नजदीक ट्रेड कर रहे हैं, तो टेक्निकली अगर देखें तो डबल बॉटम जैसा जो है फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो एक लोअर लेवल से जो है थोड़ा सा बाउंस कीमतों में देखने को मिल सकता है, और हमने देखा भी ये सपोर्ट लोअर लेवल पर आते हुए। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पे लोअर लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं 50-150 के स्तर पर। 50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ये जो बाउंस है ये 50,500, 50 से 50,600 तक जो है आ सकता है। अगर वो लेवल आ जाते हैं तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली भी करके निकल जाए। रुपये की कमजोरी का यहाँ पे भारतीय बाजारों में अच्छा सपोर्ट जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो क्या है, अच्छी रिकवरी दिन के लो से दिख रही है गोल्ड और सिल्वर में, क्या करना चाहिए, खरीद कर ही जाएं? जी देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो 1628 का एक सपोर्ट सितंबर में भी हमने देखा था, वहां से 1713 तक आया था और वापस 1623 का कल देखा तो सपोर्ट दे गया था। आई थिंक 1623 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कॉमेक्स में। अगर वो ब्रेक करता है तो वापस 1600 आ सकता है। बट क्योंकि हम सपोर्ट के करीब है तो आइदर अगर हम सेलिंग करेंगे तो 1623 के नीचे करेंगे, या तो यहाँ से एक जैसे मनोज जी ने बताया कि एक इंट्राडे बाउंस हो सकता है, सपोर्ट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और थोड़ी लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर आज के दिन के अराउंड 50,170 से 50,200 के करीब आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं 50,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 50,000 का। और ये इंट्राडे पर्पस ये है क्योंकि अभी भी मीडियम और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बेरिश है, बस ये सपोर्ट के नज़दीक है, इसलिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है बाय के लिए। ओके, आप क्या राय दे रहे हैं कुणाल जी? जी, पूरा जो फोकस है वो है बॉन्ड मार्केट के ऊपर, फिक्स इनकम में पूरा फोकस है। वहाँ पे अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, जो अभी फिलहाल ट्रेंड है, सो बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत गोल्ड में दबाव आ सकता है। 50,000, 49,900 भी शायद हिट कर सकता है। बट दीज आर नॉट, गोल्ड इज नॉट अ सेल फ्रॉम हियर। सो आपको इंट्राडे में 200-300 रुपये कमाना है ऑन द डाउन साइड, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो बट पोजिशनली गोल्ड इज नॉट सेल फ्रॉम दीज लेवल्स। आई डोंट नो कितनी जल्दी यूएस की बॉन्ड डील और बढ़ेगी। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दैट, और उसके बेसिस पे गोल्ड सिल्वर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बट मैं इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करूँगा कि ये बेस्ट टाइम है। यहाँ से 500-1000 रुपया गोल्ड नीचे जा सकता है, 2-3 हज़ार रुपया सिल्वर नीचे जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर खरीदने का सबसे अच्छा वक्त है। बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट की नहीं, 500 से 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड नीचे आ सकता है, और चांदी 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम फॉल उतनी ही दिख रही है, लेकिन पोटेंशियल जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो ज़्यादा है, रिस्क कम है यहाँ से। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में वापस से मोमेंटम दिख रहा है। कुणाल जी क्या लग रहा है, क्रूड में क्या हो रहा है और आगे क्या इसमें लग रहा है, और तेज़ी दिखेगी क्या यहाँ पर? साहब अपना ऑयल रिजर्व बेच रहे हैं, ऑयल रिजर्व मार्केट में डाल रहे हैं, उसके कारण ऑयल में प्रेशर आया था। फंडामेंटल जो कमोडिटी में 2-2.5 मिलियन का प्रोडक्शन कट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, उसमें मंदी की रुख निकालना पॉइंटलेस है। सो 7,020 के आसपास मैं ऑयल में बाइंग करने के लिए रिकमेंड करूँगा। बहुत वॉलेटिलिटी है अभी, तो अभी 100 रुपये ऊपर बाय मत कीजिए। 70-80 रुपये का करेक्शन आता है, वहाँ पे बाय कीजिए। 7,200-250 के टारगेट के लिए 6,950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, भाविक आप सहमत है कुणाल जी से? आपको भी लग रहा है कि क्रूड बाई करके जाना चाहिए आज? जी ज़रूर सर, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि 7,700 से नियरली 6,900 का जो करेक्शन आ गया है, वही एंटिसिपेशन में कि आगे जाके रिसेशन होगा, थोड़ा डिमांड स्लो डाउन होगा, और जो यूएस ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से ऑयल डालेंगे मार्केट में, ये सब आई थिंक फैक्टर हो चुके हैं। तो अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आगे जाके मुझे नहीं लग रहा कि क्रूड में कोई मेजर है। और जैसे कुणाल जी ने बताया कि थोड़ा यहाँ से नीचे आता है, मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 80 पॉइंट के नीचे आता है, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो क्रूड नवंबर अराउंड 7056 पे मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा 70 to 50 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 69.90 का। ओके, चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। आज MCX पर 1% की तेज़ी दिख रही है, 460 के आसपास है। सितंबर का अगर भाव देखें 715 के आसपास था,
और अगर अगस्त में देखें तो 780 के आसपास में था और अब देखिए वहाँ पर इतनी गिरावट आ चुकी है। इतनी गिरावट के बाद क्या आपको लग रहा है मनोज जी कि यहाँ पर नेचुरल गैस में तेज़ी आ सकती है? हालांकि वॉलेटाइल काउंटर है, अगर ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड की सलाह है आपके पास तो वो बता दे ट्रेडर्स को। बिल्कुल, यहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटाइल काउंटर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इसके सपोर्ट लेवल है 450 के, उसके आसपास ये जो है सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है काउंटर। तो बिल्कुल यहाँ पे वोलेटिलिटी को ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं। आज के सत्र में यहाँ पे 480 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 4 रुपए के आसपास। 1 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में लक्ष्य जो है वो 8 रुपए का रख सकते हैं। हालांकि 2 दिन का ही यहाँ पे टाइम है, कल उसकी ऑप्शन की एक्सपायरी रहेगी, तो स्टॉप लॉस का जरूर पालन करें। और एक यहाँ पे बाउंस जो है कीमतों में 20-25 रुपए का देखने मिल सकता है। उस लिहाज से यहाँ पे 8 रुपए जो है कॉल ऑप्शन एक बार आती हुई नजर आएगी। आपको भी लग रहा है कि यहाँ से 20 रुपए की रिकवरी आ सकती है कुणाल जी नेचुरल गैस में? बहुत आ सकता है, बट वेदर इज नॉट सपोर्टिंग। यूएस का जो वेदर है दैट इज नॉट सपोर्टिंग नेचुरल गैस। सो मैं बाउंस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 475 तक जा सकता है मैक्सिमम, बट ट्रेंड अभी फिलहाल डाइसी है। और ये जो गैस प्राइस पे भी कैप डालने की बात है दैट इज ऑल्सो सेंटिमेंटली नेगेटिव। सो आज लगातार 3-4 दिनों से गिरावट जो हो रही है उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया है। 475 तक जा सकता है मैक्स। ओके, चलिए, यानी वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना इनको भी नहीं लग रही। हल्के बाउंस बैक के लिए आपको ऑप्शंस के जरिए प्ले करना है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाइसी है, गिरावट की संभावना यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर जिंक और एल्युमिनियम यहाँ पर आज भी तेज़ी है। कॉपर में भी दिन के निचले स्तरों से रिकवरी है, अब 641 के ऊपर आ गया है। लेड भी तेज ही है, 182 के आसपास है। मैं भाविक, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? कहाँ आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आज? जिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि कल भी अगर हमने देखा कि जिंक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, और आज भी अगर देखें तो ओपनिंग बिड के बाद अभी भी गोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग और नियरली हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। और वैसे भी 2-3 दिन से अगर देखें तो जिंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो अभी आई थिंक प्राइसेस आर फाइनली कैचिंग अप। तो जिंक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो जिंक जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है 270 के करीब मैं रिकमेंडेशन करूंगा लॉन्ग के लिए। टारगेट रहेगा 273 का और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 268 का। ओके, मनोज जी आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में अंडरटोन जो है वो नेगेटिव ही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड में जो यील्ड में जो बढ़त आ रही है और डॉलर इंडेक्स मजबूती पे बना हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड जोन में कॉपर आज ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से एलएबी वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो लोअर लेवल्स पे एक सपोर्ट्स यहाँ देखने मिल सकता है। थोड़ा वर्तमान लेवल से अगर गिरावट आती है 3-4 रुपए की 636-37, तो वहां बाय कर सकते हैं 632 के स्टॉप लॉस से। एक बार 645 तक के स्तर जो है वो देखने मिल सकते हैं। बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, ये इंट्राडे के लिए ही इसको स्ट्रेटेजी को प्ले करना चाहिए। यानी सिर्फ इंट्राडे के लिए तेजी की उम्मीद है तो इंट्राडे के लिए प्ले करें, कैरी नहीं करे इस स्टॉक को, इस कॉल को। कॉपर खरीदना है 436 पे, 445 के टारगेट के लिए 432 का स्टॉप लॉस लगा ले। कुणाल जी आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? हालांकि जो शुरुआत हुई थी वहां से सभी काउंटर में रिकवरी दिख रही है, तो आज आप भी खरीदारी की सलाह देंगे सिर्फ इंट्राडे के लिए? ये जो बाइंग है पार्टली बिकॉज ऑफ द रुपीज़ वीकनेस, और इसके कारण ज़्यादा ऊपर जा रहा है इंडिया में। मेरी राय में थोड़ा बहुत तेज हो सकता है। कॉपर 6 जैसे मनोज जी ने कहा 647-48 टेस्ट कर सकता है। जिंक अराउंड 73-74 टेस्ट कर सकता है, बट लंबी तेजी डेफिनेटली नहीं लग रही है। अच्छा, एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। आज स्पाइसेस में कमोबस तेजी है। भाभी क्या लग रहा है, स्पाइसेस में कुछ पसंद आ रहा है आज आपको? जिस स्पाइसेस में मुझे धनिया पसंद आ रहा है, क्योंकि धनिया हम देखें तो लास्ट के 3 या 4 दिन देखे तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था 11,200 से 11,100 के, और आज अगर देखें तो एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत टेक्निकल भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि धनिया में काफ़ी टाइम से इतनी अटेंशन नहीं था और आज वॉल्यूम के साथ हमने प्राइस में बढ़त देखी है। तो धनिया 11,300 के करीब नवंबर जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं वो रिकमेंड करूँगा बाय के लिए। टारगेट रहेगा 1150 से 11,450 से 11,500 का, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 11,200 का। आई थिंक 11,000 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव रहेगा, वरना मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 500-600 की अपसाइड की टारगेट रह सकते हैं। ओके, यानी कोरिएंडर इनकी टॉपिक है भाविक पटेल की।
उनको लग रहा है कि कोरिएंडर खरीदना चाहिए। 11,300 के लेवल पे टारगेट है, 11,450 छोटे से टारगेट के लिए आपको यहाँ पर प्ले करना है और स्टॉप लॉस 11,200 का लगाए। मनोज जी, मसालों पर आपका व्यू क्या है और आपकी टॉपिक क्या होगी इनमें? मसालों में मेरी भी टॉपिक जो है वो कोरिएंडर ही रहेगी। 11,200 यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड किया है इस सप्ताह कोरिएंडर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट ने, और आज हम यहाँ पे ब्रेकआउट जो है कीमतों में आते हुए देख रहे हैं। तो 11,270 का अगर लेवल मिले तो नवंबर वायदा बाय करना चाहिए 11,600 के लक्ष्य के लिए। 11,100 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पे कोरिएंडर में तेजी की दो वजह है। एक तो रूपी में जो कमजोरी देखने को मिल रही है उसका ओवरऑल स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में सपोर्ट है। दूसरा यहाँ पे जो लंबे समय तक जो रेनफॉल हुआ था सोइंग स्टेट्स में, तो उसके चलते सोइंग में भी थोड़ा डिले देखने को मिला है, क्योंकि जो खरीफ का जो क्रॉप था उसका हार्वेस्टिंग थोड़ा लेट हुआ है, तो उसके चलते भी कीमतों में सपोर्ट है। तो ये रैली जो है 11,600 650 तक एक्सटेंड हो सकती है। अभी ओवरऑल स्पाइसेस पैक में धनिया अच्छा लगता है। ओके, ग्वार पर आपका व्यू मनोज जी, ग्वार में क्या लग रहा है यहाँ से? ग्वार में हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी गिरावट ऊपरी लेवल से आई है और अब लोअर लेवल्स पर यहाँ जो है काउंटर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि ग्वार सीड और ग्वार गम जो है शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन की रेंज में रह सकता है। 4550 अब यहाँ पे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 4800 अभी बड़ा हर्डल है, अगर वो उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ही फिर यहाँ तेजी बनती हुई दिखेगी। तो 4550 से 4800 की रेंज में जो है प्ले कर सकते हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अब ये लेवल पे शॉर्ट सेल की सलाह ग्वार सीड में नहीं रहेगी। चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं, जहां पर गिरावट का रुख लगातार बना हुआ है। हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर स्वागत है आपका। सर क्या हो रहा है ये कॉटन में? कॉटन में जो होना था वही हो रहा है जी, देयर इज नथिंग डिफरेंट। जैसे मैंने पहले भी आपको कई मतलब 3-4 बार एक ही शब्द यूज किया कि ग्लोबली विश्व में कहीं पे भी डिमांड नहीं है, और कॉटन की नहीं, यार्न की नहीं है, कपड़े की नहीं है, गारमेंट्स की नहीं, कहीं पे भी डिमांड नहीं है। उसके कारण एंटायर वैल्यू चेन इज डिस्टर्ब्ड। और हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिकॉर्ड क्रॉप होने की संभावना है, उत्पादन रिकॉर्ड होने की संभावना है। अभी आप देखिए रोज की अराइवल 75 से 80 हजार गांठ की है, और ये आज रोज का कंजम्पशन हिंदुस्तान का 50 हजार गांठ से ज्यादा का नहीं है। और मिले वो भी नहीं ले रही है, बिकॉज उनको लग रहा है कि हाजिर में जो भाव चल रहे हैं 68 से ऊपर, नवंबर के भाव चल रहे हैं 62,000 के, और दिसंबर जनवरी फरवरी के भाव चल रहे हैं 59 से 59,500 रुपए के। तो कोई इन्वेंट्री एक दिन भी ज्यादा लेने की संभावना किसमें भी है नहीं, हिम्मत भी है। तो बाजार डिमांड आपकी पिकअप नहीं होगी, और अगर ऐसा ही रहा तो मेरे को नहीं लगता है कि एमएसपी बहुत दूर है हिंदुस्तान में कॉटन के लिए। उत्पादन के जो नंबर सीआई की तरफ से जारी किए गए हैं 344 लाख गांठ, आपको लग रहा है कि उत्पादन इतना होगा कि फिर से लास्ट ईयर की तरह उत्पादन के नंबर नीचे की तरफ आते जाएंगे? जी देखिए, सीआई एक ऑल इंडिया संस्था है जी, एंड सीआई को जो भी नंबर सीआई के अनाउंस होते हैं, इट हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड व्यू, एंड इट इज अ वेरी क्यूमुलेटिव डिसीजन जो लेते हैं सबसे बात करके। इनके पास नहीं 28 से 30 मेंबर है ये संस्था में जो क्रॉप का असेसमेंट करते हैं। बट मेरे हिसाब से आज भी मतलब जो 344 का है, ये जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी इसके अंदर अपर रिवीजन होने की संभावना ज्यादा है, डाउनवर्ड रिवीजन की संभावना बिल्कुल नहीं है। पिछले सीजन में उन्होंने काफी तेजी से कम कर दिया था, तो कई दर्शक कंप्लेन कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे चेक कर लिया। हालांकि आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही अब अपवर्ड रिवाइज होंगे। देखिए मेरी एक बात सुनिए आप। अभी आज जब यूएसडीए के अंदर नंबर्स अनाउंस हुए थे, तो यूएसडीए के अंदर जो एक सिस्टम है वो बड़ा एक पक्का सिस्टम है, वेरी फुल प्रूफ सिस्टम है कि हर हफ्ते उन लोग क्रॉप की रिस्पॉन्स देते हैं, क्रॉप की कंडीशंस देते हैं। उसके बावजूद 15.5 मिलियन बेल्स का जो उत्पादन का उनका नंबर था यूएस कॉटन का, वो सडनली एक महीने में कमती हो गया 12.5 मिलियन, 3 मिलियन बेल से कमती हो गया। तो मतलब क्रॉप में नुकसान हो गया। और अगले महीने में सर सही बात है, नहीं किसान अगर फार्मर्स मुझे एक सेकंड उसके अगले महीने में वो 13.83 हो गया। तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है जी। जो यूएसए जब भी करता है तो सब लोग कोई कंप्लेन करता नहीं, और सीआई करती है तो कंप्लेन करते हैं। ये तो कोई वाजिब बात नहीं है। सीआई इज आल्सो टेकिंग द व्यूज
ऑफ द ऑल द एंटायर ट्रेड। नहीं, पिछले साल सर भाव इतने ज्यादा हो गए थे ना, तो लगातार इनके अनुमान भी लगातार डाउनवर्ड की तरफ आते जा रहे थे। 312 लाख गांठ तक आप जानते ही कि आ गया था। तो इस वजह से किसान कह रहे थे कि इस वजह से सही आकलन नहीं लगा पाए और हम लोग को पता नहीं था कि इतनी तेजी होगी और उन्होंने होल्ड नहीं किया, इसलिए उनकी भी शिकायत वाजिब ही है सर। एक बैलेंस व्यू होना चाहिए सर। अब अगला सवाल MCX कॉन्ट्रैक्ट को लेकर होगा। यहाँ पर अभी भी दुविधा बरकरार है, आप लोग राय दे दी, क्योंकि सुरेश कोटक जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमने पूरी राय दे दी है। क्या हो रहा है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट सर आने वाला है, नया कॉन्ट्रैक्ट MCX का? फिर अभी तक तो किसको आइडिया नहीं है क्या आने वाला है। ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी PSC की, उसमें एक सब कमेटी फॉर्म हुई है और उधर डिसीजन होगी भी क्या इसको करना है। सो क्लैरिटी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, कोई भी नया व्यापार करने से घबराता है, कोई भी नई पोजीशन लेने आता है। खाली 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, अक्टूबर के और नवंबर के। दिसंबर में आप देखिए वॉल्यूम नहीं के बराबर 200, 300, 400 वाट की वॉल्यूम होती है रोज की। जनवरी में 0 वॉल्यूम है। तो मेरा ये मानना है जी कि आज हिंदुस्तान जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है, आज उनको पास एक फ्यूचर का हेजिंग का मैकेनिज्म होना बहुत बहुत जरूरी है। और मैं जहां तक ये नया कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि जो नई कमेटी फॉर्म हुई है विच मोर कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग मिल्स देन द ट्रेड, बट जो भी है, जो भी चेयरमैन है, जो भी अभी उनके जो की ऑफिस बेरर्स है, आई थिंक उन लोग मीट करेंगे और उसके अगर जल्दी से इसका फैसला हो जावे तो सबके हित में रहेगा, फार्मर्स के हित में रहेगा, ट्रेड के हित में रहेगा, इंडस्ट्री के हित में रहेगा, सबके हित में रहेगा। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक है और यहाँ पर अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट, वायदा कॉन्ट्रैक्ट अगर सही तरीके का होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद। और जहाँ तक उत्पादन की बात है सर, किसानों की बातें हम आप तक पहुँचाते हैं, हम तो जरिया हैं और उनको लगता है कि उत्पादन के जो नंबर, जो अनुमान होते हैं, बैलेंस एक आना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा अगर उसमें बदलाव होते हैं तो जितने भी वैल्यू चेन से जुड़े लोग हैं उनको या तो बहुत फ़ायदा या फिर बहुत नुकसान होने की संभावना बन जाती है। चलिए यहीं पर शो को समेटते हैं। शुक्रिया कुणाल जी आपका, मनोज जी आपका और भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।